Hello and welcome to Classes by Vijayata. And today's topic is cognitive dissonance theory. This is a theory in the topic consumer attitude. So we'll see what is consumer cognitive dissonance and how it plays an important role in changing consumer behavior or consumer attitude towards any particular object, thing, person, idea, or anything they are subjected to. So cognitive dissonance theory. Cognitive dissonance theory was proposed by Leon Festinger in 1950, late 1950. And the theory explains the link between the behavior and attitude. बिहेवियर और एटीट्यूड के बीच में क्या लिंक है? आपका एटीट्यूड किसी प्रोडक्ट, किसी प्लेस, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के जैसा होगा, उसके हिसाब से आपके बिहेवियर में चेंज आता है या नहीं आता। ये थ्योरी थी लियोन फास्टिंगर की कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, जहां पे बेसिकली उन्होंने फोकस किया है डिसोनेंस के ऊपर में, कॉग्निटिव डिसोनेंस के ऊपर में। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन लेट्स सी व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। डिसोनेंस इज बेसिकली इनकंसिस्टेंसी। हमारे बिलीफ को अगर कोई चैलेंज करता है या हमारे थॉट प्रोसेस में अगर कोई चीज अलाइन नहीं करे, हमने जो सोचा था वैसा नहीं है, इनकम्पैटिबल है, हमने जो चीजें सोच रखी थी कि ये चीज, इसका टेस्ट ऐसा होगा, ये देखने में ऐसा होगा, ये सुनने में ऐसा होगा, खाने में ऐसा होगा, मतलब हमारे सेंसेस जिस भी चीज को लेकर के, जिस भी चीज को से सब्जेक्ट होते हैं, उन सबको इवेल्युएट करते हैं और इवेल्युएशन ही बेसिस होती है हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन का। तो जब भी ये एटीट्यूड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो हम एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। और कॉग्निटिव डिसोनेंस एक ऐसा स्टेट है जहां पे हमारे उस बिलीफ को कोई चैलेंज करता है, उस बिलीफ से हमको एक कोई डिस्कम्फर्ट मिलता है। हमने सोचा था वेनिला आइसक्रीम टेस्टी होगी, या हमने सोचा था कि कोई भी इटालियन फूड वो बहुत टेस्टी होगा, जब हमने खाया तो हमें उतना अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या हुआ, वो एक डिस्कम्फर्ट अपने अंदर में आ जाता है। तो cognitive dissonance means any incompatibility that an individual might perceive between two or more attitudes or between behavior and attitude. Festinger viewed that any form of inconsistency is uncomfortable and that individual attempt to reduce the dissonance and hence the discomfort. अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो कि मुझे एक ड्रिंक है, मैं एक कॉकटेल देख रही हूँ या मैं एक मॉकटेल देख रही हूँ, कॉकटेल नहीं मॉकटेल, मैं एक मॉकटेल मुझे देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो मुझे लग रहा है वो ग्लास बहुत ब्यूटीफुल है, ग्लास के अंदर जो कंटेंट है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, प्रेजेंटेशन बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे लगा कि यार देखने में इतना खूबसूरत है तो पीने में तो और भी टेस्टी लगा होगा। मैंने एक सिप लिया, मुझे बिल्कुल ही खराब लगा, मुझे बिल्कुल वो टेस्टलेस लग रहा है या मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरा एक बिलीफ सिस्टम जो था, मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो उस पर्टिकुलर मॉकटेल के लिए बना हुआ था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एकदम तुरंत वो नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। तो मेरा उस समय एक क्या होता है, एक डिसोनेंस फॉर्म होता है, एक डिस्कम्फर्ट फॉर्म होता है। तो उस एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा एक नेचर है कि हम इस डिस्कम्फर्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, हम इस रेजोनेंस डिसोनेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इमिडिएटली व्हाट आई विल डू, मुझे टेस्टलेस लग रहा है, मैं नींबू, नमक, चीनी, कुछ भी उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगी जिससे कि उसका टेस्ट थोड़ा इंप्रूव हो जाए। तो फेस्टिंगर की थ्योरी भी यही कहती है कि मेरा किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, किसी भी तरह का डिसोनेंस है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम कोशिश करने लगते हैं कि हम कैसे उस डिसोनेंस को कम करें। एंड दिस वाज बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू neutralize that particular attitude, neutralize that particular incompatibility of attitude या discomfort, inconsistencies को कम करने की कोशिश करता है और वो स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है with minimizing this particular dissonance. So cognitive dissonance theory के अनुसार, according to cognitive dissonance theory, there is a tendency for individual to seek consistency among their cognition. ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि हम जो सोचते हैं, हमेशा हम चाहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमेशा वही सही हो। हमारा बिलीफ, हमारे ओपिनियन का कोई चैलेंज करे,
कोई उसमें डिस्कम्फर्ट लाए, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हमने जैसा सोचा था चीजें बिल्कुल वैसे ही निकलनी चाहिए, तो हम खुश रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में अगर किसी भी तरह के इनकंसिस्टेंसी आती है तो उसमें डिसोनेंस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो डिसोनेंस फॉर्मेशन होता है, इसको हम तुरंत कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से उसको एलिमिनेट करें। तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी ट्राई टू एलिमिनेट दिस डिसोनेंस, इस डिस्क्रिपेंसी को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। और ये जो कोशिश करते हैं, इस कोशिशों से क्या होता है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द बिहेवियर। हमने जो कर लिया, अब हमने तो जैसे आपको एग्जांपल दिया कि मॉकटेल तो खरीद लिया है, अभी मॉकटेल खरीद लिया है, पीना भी पड़ेगा, फेंकूंगी तो भी अच्छा नहीं है, पीना ही है, तो मैं उसमें कुछ एडिशनल फ्लेवर ऐड करने की कोशिश करने लगती हूँ। जो एडिशनल फ्लेवर हम ऐड करने की कोशिश करने लगते हैं जिससे कि चीजों को हम ठीक कर सके, जिससे कि हम अपने एटीट्यूड को थोड़ा बदल सके, एकोमोडेट कर सके। अच्छा नहीं, नींबू डालने से तो फिर टेस्ट ठीक हो जाता है। तो ये क्या होगा, नींबू जो डाला मैंने, ये मैंने उसमें कुछ चेंज किया ऐसा जिससे कि हम अपने इस पर्टिकुलर बिहेवियर, हमने जो खरीदा था, हमने कहा था कि नहीं ये बहुत ब्यूटीफुल है, आई मस्ट परचेज इट, तो हमारा जो बिहेवियर था हम उसको अब कंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, तुमने जो पहले डिसीजन लिया था वो सही था, बस उसमें नींबू मिसिंग था जो तुमने डाल दिया। तो दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली। और किसी भी कॉग्निटिव डिसोनेंस या किसी भी तरह के डिसोनेंस का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ डिसोनेंस इज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ डिसोनेंट बिलीफ एंड द इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू इट। हर एक डिसोनेंस बिलीफ के साथ एक वेट अटैच होता है। कोई डिसोनेंट बिलीव आपका बहुत स्ट्रांग होगा, कोई डिसोनेंट बिलीव आपका बहुत कम इंपॉर्टेंस रखता हो, कम प्रायोरिटी रखता हो। तो जो भी आपका डिसोनेंस होगा, जितना भी स्ट्रांग, जितने ज्यादा वेट का डिसोनेंस अटैच होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा डिसोनेंस का, आपका जो डिसोनेंट बिलीव है। जैसे मान लीजिए आपका डिसोनेंस बिलीव है या फिर आपका जो थॉट है कि अगर आपने ब्लैक गाड़ी, आपका एक थॉट है कि कार अगर ब्लैक कलर की होती है, डार्क कलर की होती है, तो उसका एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। आपने गाड़ी खरीदी या आपके फ्रेंड ने गाड़ी खरीदी एंड वेरी फर्स्ट डे ही मेट्स इन एक्सीडेंट। तो आपका जो ये डिसोनेंट बिलीफ था, आपका जो ये बिलीफ सिस्टम था, ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं होता एंड यू एक्सपीरियंस नंबर ऑफ पीपल, यू मीट नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने कहा कि नहीं, एक्सीडेंट कार के कलर से नहीं होता, एक्सीडेंट गाड़ी चलाने से होती है, आप कैसे गाड़ी चलाते हो उसकी वजह से होती है। तो यहाँ हर एक थॉट के साथ कुछ ना कुछ वेट अटैच होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ डिसोनेंस इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिसोनेंट बिलीव्स एंड द इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू इट। सो कैसे इस डिसोनेंस को हम कम कर सकते हैं? तो देयर आर थ्री थिंग्स वन अ पर्सन नीड्स टू डू टू एलिमिनेट दिस डिसोनेंस। फर्स्ट इज रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसोनेंट बिलीफ। जो भी डिसोनेंट बिलीव है आपका, उसके इंपॉर्टेंस को, उसकी प्रायोरिटी को अगर आप कम कर दे तो ऑब्वियसली, जैसे आपको कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ डिसोनेंस इज अ फंक्शन ऑफ डिसोनेंट बिलीव एंड द वेट अटैच टू इट। तो अगर आप इसका वेट कम कर दे, उसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस कम कर दे, तो ऑटोमेटिकली आपका डिसोनेंस कम हो जाएगा। और अगर आप add more consonant beliefs that outweigh the dissonance belief, अगर आपका जो ये डिसोनेंट बिलीफ था उसको कम करने के लिए, और अगर आप उसके ऊपर कॉन्सोनेंट बिलीव लगा दे, मतलब उसके ऊपर हम नेगेटिव चीजों को भूल करके पॉजिटिव चीजों को ज्यादा देखने लगे या उसको ज्यादा हाईलाइट करें, तो उस केस में भी जो नेगेटिविटी है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं एंड चेंज द डिसोनेंट बिलीफ सो दैट दे आर नो लॉन्गर इनकंसिस्टेंट। और धीरे धीरे हम अपने एटीट्यूड में ऐसे चेंजेस ले आए कि हमारा जो वो डिसोनेंट बिलीफ था उसको हम कम करके अब उसको हम इनकंसिस्टेंसी से कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाए, या फिर दे आर नो लॉन्गर इनकंसिस्टेंस। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर समवन हु बाइज एन एक्सपेंसिव कार। हमने 30 लाख रुपए देकर के गाड़ी खरीदी, ठीक है, एक कार खरीदा है और हमने सोचा है कि मैं उसे लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाऊंगा, महंगी गाड़ी है तो काफी कंफर्टेबल होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं आपको कार उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती है। लेकिन गाड़ी आपने, ये जो कार लिया हुआ है आपने अपने लोन पे लिया हुआ है, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए दिया है और 20 लाख का लोन ले लिया है, फिनांस्ड कार खरीद ले, अब उसको वापस करने का आपके पास चांस बहुत कम है।
तो consider someone who buys an expensive car but discovers that it is not comfortable on long drives. बहुत लंबे ड्राइव पे लेके जाए तो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिसोनेंस अराइज होगा। डिसोनेंस एग्जिस्ट बिटवीन देयर बिलीव दैट दे हैव बॉट अ गुड कार एंड दैट अ गुड कार शुड बी कंफर्टेबल। हमारा तो क्या है भैया, हमने तो इतने महंगी गाड़ी खरीद ली, इतना पैसा खर्च करा, तो हमने सोचा कि इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, इतना गुड, तो इट मस्ट बी वेरी गुड कार, इसमें बहुत अच्छे फीचर होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। लेकिन हम जब गाड़ी चला रहे हैं तब तो ये उतनी लंबी दूरियों के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इट्स वेरी गुड, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आई एम एक्सपीरियंस सम पेन और इंजन गर्म हो जा रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो थॉट था कि महंगी गाड़ी का मतलब कंफर्टेबल होगा, ये यहाँ पे क्या आ जाता है, एक डिसोनेंस आ गया। हमारा जो थॉट प्रोसेस था उसको चैलेंज कर दिया इस कार ने कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कार को चला के टेस्ट ड्राइव करके देख करके लेना चाहिए था, या तुम्हें उसके रिव्यूज को पढ़ के लेना चाहिए था, किसी से पूछ करके लेना चाहिए था, लेकिन तुमने तो महंगी गाड़ी देखी और खरीद लिया और कहा कि भाई यही महंगी है तो मैंने ये कंफर्टेबल ही होगी। लेकिन अब यहाँ पे डिसोनेंस अराइज हो गया। तो हाउ विल यू एलिमिनेट दिस डिसोनेंस, क्योंकि आपको ये एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हर दिन उस गाड़ी को देख देख करके आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। 30 लाख की गाड़ी आपने खरीद ली है, जिसमें से 10 लाख का आपने डाउन पेमेंट किया है, 20 लाख आपने फाइनेंस किया है। अगर आप और मान लीजिए 5 साल की फाइनेंसिंग कराई है आपने, कैलकुलेट करके देखेंगे तो 30 लाख की गाड़ी ऑटोमेटिकली 40-45 लाख की हो जाती है, क्योंकि आप ईएमआई वगैरह ऐड करके देखिए। तो एक तरफ आपका दिमाग कहेगा एलिमिनेशन, अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का पहला तरीका तो हो सकता है कि गाड़ी हटा दो, मुझे बेच देना है किसी को, या मुझे यूज नहीं करना है। तो वहां पे क्या होगा, कंसिक्वेंसेज आर वेरी हार्श, आपको बहुत कम कीमत मिलेगी इस गाड़ी की, क्योंकि अब आपको भी पता है कि इसमें क्या खामी है, तो आपको कीमत बहुत कम मिलने वाली। प्लस जैसे सेकेंड हैंड होती है गाड़ी, वैसे उसका दाम बहुत ज्यादा गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बहुत नुकसान है, फाइनेंशियली काफी लॉस होने वाला है। आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आपके 30 लाख 40 लाख रुपए ऐसे वेस्ट हो गए। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि अब हमने जो थॉट प्रोसेस बना रखा था, अब वहां पे हम उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि हम डिसोनेंस रिडक्शन मेथड कहते हैं, या डिसोनेंस रिडक्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं मेनली। तो यहाँ पे what a person will do, the dissonance could be eliminated by deciding that it does not matter since the car is mainly used for short trips। लंबी दूरी में प्रॉब्लम है ना, शॉर्ट ट्रिप्स में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन तो हमने अपने दिमाग को क्या समझा लिया कि हम लंबी दूरी में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिप्स में इसका यूज कर सकते हैं, एंड शॉर्ट ट्रिप्स में इट इज वेरी कंफर्टेबल। और रोज तो मुझे ऑफिस ही जाना है, तो रोज मुझे ऑफिस ही जाना है और रोज मैं इस कार को लेके जा सकती हूँ। मेरी कार गुड लुकिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, देखने में तो काफी अच्छी है, महंगी भी है, लोग पूरी दुनिया जानती है कि मैंने 30 लाख रुपए खर्च करे हैं इस गाड़ी को खरीदने में। तो यहाँ पे क्या है, आई गिव इम्पोर्टेंस, जो जो एक डिसोनेंस था हमारा कि लंबी दूरी में प्रॉब्लम होता है, तो वो उसको हमने रिड्यूस कर दिया, उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको रिड्यूस कर दिया, और कार का फोकस कहाँ शिफ्ट कर दिया कि मैं शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ही इसे यूज कर रही हूँ, शॉर्ट ट्रिप्स में इट इज वेरी कंफर्टेबल, और मैं तो शॉर्ट ट्रिप्स ही करती हूँ, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में जाना ही नहीं है, तो मुझे कार से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो पहला चीज हमने क्या किया, रिड्यूसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसोनेंट बिलीफ, जो कि आपने फर्स्ट पॉइंट में देखा था। दूसरा क्या है कि अब आप उसकी नेगेटिविटीज को हटा के उसके पॉजिटिविटीज के ऊपर फोकस करते हैं, फोकसिंग ऑन द कार स्ट्रेंथ सच एज सेफ्टी, अपीयरेंस, हैंडलिंग, इन सारी चीजों को लोगों को बता के कि नहीं, बहुत कार बहुत सेफ है, माइलेज बहुत अच्छा है, अपीयरेंस बहुत अच्छा है, हैंडलिंग बहुत आराम से कर सकते हैं, एकदम फ्री हैंड ड्राइविंग, वन हैंड ड्राइविंग कर सकते हैं, इट्स वेरी सेफ, एयरबैग्स काफी अच्छे से काम करते हैं, और कार का ब्रेक सिस्टम काफी अच्छा है, मतलब XYZ आप उसके फीचर्स गिनवा दे, बस लोगों को आप ये नहीं बताएं कि लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को आप दबा दें और बाकी उसके सारे फीचर्स को हाईलाइट कर दे, उसके स्ट्रेंथ को हाईलाइट करने लगे खुद के लिए। तो वहां पे क्या हो रहा है, आप उसके कॉन्सोनेंट बिलीव्स को ऐड कर रहे हैं। तो जहां कॉन्सोनेंट बिलीव्स को आप ऐड करते हैं और जो दूसरा आपका डिसोनेंट बिलीफ था उसके इंपॉर्टेंस को कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको जो जो ये डिसोनेंस है, ये जो डिस्कम्फर्ट था, ये जो बुरा लग रहा था आपको ये महंगी गाड़ी खरीद करके, ये जो बुरा लगना है वो थोड़ा कम हो जाएगा।
तो डिसोनेंस कुड आल्सो बी एलिमिनेटेड बाय गेटिंग रिड ऑफ द कार, जो कि आपको पहले बताया कि आप चाहे तो गाड़ी को बेच भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, ये थोड़ा हार्डर है, मतलब 30 लाख की गाड़ी 20 में भी नहीं बिकेगी, तो आपको काफी उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी हार्ड हो सकते हैं। तो वो चीज ना करके आप अपने बिलीफ सिस्टम को ही चेंज कर ले, तो वो ज्यादा बेटर होगा। So this is the example of cognitive behavior, cognitive dissonance theory. Hope it is clear to you. If you have anything to ask, any सवाल, any सुझाव, any comment, you can always write to me at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. Commenting in the comment box will be an easier option. So thank you very much and thanks for listening to me. And please do subscribe to my channel.